ओके जी बच्चों, आप साथ स्क्रीन तो ऑलरेडी मैंने शेयर की थी, आपके सामने एमसीक्यू मौजूद है। आपने अगर आंसर सेलेक्ट कर लिया तो मुझे प्लीज अब लिख के भेजें। प्लीज आंसर शेयर करें बच्चों। ज्यादातर लोग डी आंसर कह रहे हैं। चले मसूद भाई बताएं कैसा है डी। सर बेसिकली जो आपकी लाइबिलिटी है वो 200 है, 200,000 है। हाँ। और उसमें आपसे पूछा है कि जो आपकी टोटल एसेट्स हैं वो 1/5 क्या है, तो इसका मतलब एसेट्स का 1/5 है लाइबिलिटी। हां, एसेट्स का 1/5 है, वही बात नहीं वही बात नहीं है, अलग बात है। सही इंटरप्ट किया था वरना मैं रोकता मैं फिर। तो सर फिर जो 200 है उसको हम डिवाइड करेंगे 1/5 से, तो आपके टोटल एसेट्स निकलेंगे जो कि 10 लाख है। डिवाइड करेंगे 1/5 से डिवाइड। और उसमें से 200 को माइनस करेंगे 10 लाख से, तो 8 लाख। ओके जी, थैंक यू मशहूद ने मुझे कम से कम समझा दिया है। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं तो उसको यूं समझ लें कि 2 लाख रुपीज लाइबिलिटी आउट ऑफ 5 बॉक्सेस इज जस्ट लाइक अ 1 बॉक्स। आसान सी बात कह रहा हूं, 5 हिस्से करें अगर हम एसेट्स के टोटल, तो उसमें से एक हिस्से की अमाउंट 2 लाख रुपीज बनती है और वो 2 लाख रुपीज लाइबिलिटी है। एसेट्स खुद कंसिस्ट करता है 5 हिस्सों पर, 5 हिस्सों पर, 5 बॉक्सेस पर। और एक बॉक्स अगर 2 लाख रुपीस का है तो 5 बॉक्सेस 10 लाख रुपीस के बनते हैं। 5 बॉक्सेस इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स गिवन नहीं है बट हमने निकाल लिया। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1। डिवाइड बाय 1 करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर कभी 2/5 लिखा होता तो फिर हम मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 करते। तो इसलिए हाँ, मतलब मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता ना, वरना बच्चे आमतौर पे कहते हैं सर ने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया था, सर ने जो है वो न्यूमरेटर को कंसीडर ही नहीं किया, तो न्यूमरेटर जो है वो डिवाइड कर रहा होगा। तो अभी 1/5 था ना न्यूमरेटर, अभी न्यूमरेटर 1 था, अब वो डिनोमिनेटर बन गया, और 1 के डिनोमिनेटर बनने से कोई फर्क। हाँ एग्जैक्टली, मैं समझ गया, आपने कैलकुलेटर में लिखा होगा, कैलकुलेटर समझदार है, उसने डिवाइड को मल्टीप्लाई करके इफेक्ट चेंज कर दिया होगा। सही है। अच्छा, तो अब समरी ये कि 10 लाख रुपीस या एसेट और 2 लाख रुपीस की लाइबिलिटी, तो ओनर इक्विटी 8 लाख रुपीस करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। मैथमेटिकल एरर्स in the preparation of ledgers can be detected with the help of okay। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहस करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सबको पता ही है माशाल्लाह, और पूछ के मैं आपको शर्मिंदा करूं यह हो नहीं सकता है। तो चले, अब आप चाहते हैं तो बता दें, अरीबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं बेटा? सही है, होते क्या, नाम नाम ले लें। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वेरी गुड। आपने फर्स्ट ईयर के लेवल पर 2 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े। नंबर वन इज इनकम स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज फाइनेंशियल बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, याद रखनी है ये बात। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। गुड, आगे बढ़ता हूं। और जर्नल तो जर्नल फर्क होता क्या है? अगर ऊपर कोई स्टैम्प ऐसा लिखा हो, यानी आप मुझे जर्नल डिफाइन करो कि ऊपर क्या लिखा होगा कि मैं जर्नल सेलेक्ट करूंगा। ओके, आप 99% करेक्ट है, बस अगर सिर्फ डेली का वर्ड लगा देते तो और जबरदस्त हो जाता है, इसलिए मैंने बोला 99%। बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, या यूं कह सकती हैं बुक ऑफ इनिशियल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसमें हम बिजनेस की डेली ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, राइट। तो फिर ये स्टैम्प जब चेंज होता तो जर्नल सेलेक्ट होता। स्पेशल जर्नल के लिए सोचें क्या बनना चाहिए स्टैम्प, ऊपर क्या लिखा हुआ हो कि हम स्पेशल जर्नल सेलेक्ट करें।
सिर्फ मतलब देखें, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप मुझे एग्जैक्ट स्टेप बता देंगे क्या होगा, बट कुछ ऐसा हो कि मुझे लगे कि भाई हम इसको सिलेक्ट करें। सर मैं कह रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हम ऊपर क्या लिखा हुआ देखेंगे कि हम स्पेशल जर्नल को सिलेक्ट करें। वैसे तो बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी करंट सिनेरियो के लिहाज से जर्नल को क्लासिफाई करते हैं क्या? क्या जर्नल की टाइप्स में स्पेशल जर्नल आता है? नहीं, जर्नल्स की टाइप होती हैं दो, वन इज जर्नल एंड द सेकंड वन इज स्पेशल जर्नल। हाँ ओके, हाँ बोले। ओके सही है भाई, देखिए मैंने वही कहा कि सब लोग अपने अपने लिहाज से बातें बता रहे हैं, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन डेली ट्रांजैक्शन बिजनेस वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड हियर। अक्सर क्या ये स्पेशल जर्नल के लिए कह रही है? अक्सर बेटा आपने जो लिख के भेजा है मुझे, क्या वो जर्नल के लिए? राइट, बट मैं स्पेशल जर्नल के लिए स्टैम्प पूछ रहा हूँ क्या होना चाहिए, स्पेशल जर्नल के लिए क्या लिखा हो सकता है? तो बहरहाल तलाल ने भी जो कहा मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, और आप लोग भी जो कुछ कह रहे हैं किसी अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप लोग करेक्ट हैं, बट जो मैं सुनना चाह रहा था वो ये था कि जब किसी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो, याद आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो जर्नल में भी रिकॉर्ड होती है, ट्रांजैक्शन तो स्पेशल जर्नल में भी रिकॉर्ड होती है। तो जब किसी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो तो फिर हम स्पेशल जर्नल की तरफ जाते हैं, अदरवाइज हम सारी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। हाँ बिल्कुल बनाती है, क्योंकि जर्नल याद करें, स्पेशल जर्नल जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था स्पेशल जर्नल में तमाम ट्रांजैक्शंस स्पेशल जर्नल्स के अंदर नहीं आती, स्टिल देयर आर फ्यू ट्रांजैक्शंस व्हिच शुड बी रिकॉर्ड इन जर्नल। तो वो जर्नल में कौन से ट्रांजैक्शन दिया? बातों में आपने एक और एमसीक्यू निकाल दिया। बताएं जर्नल में फिर कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? जब स्पेशल जर्नल बन रहे हो तो फिर जर्नल में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? वन बाय वन। एसेट परचेज ऑन क्रेडिट उन्होंने, और आराम से बोले, बोलो अब बोलो। एक्सपेंसेस क्या? पूरा बोलना, सिर्फ एक्सपेंसेस क्या? सिर्फ एक्सपेंस नहीं, ये तो आप ट्रांजैक्शन थोड़ी बोल रही है, ये तो आप एक अकाउंट का नाम ले रही है। ड्राइंग कैसे? बोलो, एंट्री बोलो ना, एंट्री बोलो। हमें भी बता देंगे तो जरा अच्छा होगा, माहौल बनेगा। क्या पूछ रही हो बताओ? तो वो तो कैश बुक में चला गया है ना। और क्या हो गया? एक बता के हार मान लिया, हाथ सबने ऐसे खड़े किए थे जैसे अभी सब लोग, यानी आप कहना चाह रही हैं एडजस्टमेंट हुई ना, ये एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब तो आप पढ़ चुके हैं ना एडजस्टमेंट। जब मैंने स्पेशल जर्नल पढ़ाया था ना उस वक्त आपने एडजस्टमेंट पढ़ी, रिवर्सिंग एंट्री भी पढ़ी नहीं थी, क्लोजिंग भी नहीं पढ़ी थी, याद आया? तो कितने सारे जवाब आ गए, अब आप खुद देखें हैं। बैंक रिकंसिलिएशन की, हाँ बिल्कुल, वो भी एडजस्टिंग ही कहलाती है ना प्यारे भाई, एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। अब आप अभी बेशक ना चेक करें, घर जाके स्पेशल जर्नल का चैप्टर खोलिएगा, उसके फर्स्ट और सेकंड पेज पे देखिएगा कि लिखा हुआ है स्पेशल जर्नल में जर्नल के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, तो आपको यही सारी लिखी नजर आएंगी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जब मैंने आपको जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बारे में पूछा था, उस दिन भी आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जवाब आए थे। और उस वक्त मैंने बोला था बेटा एडजस्टमेंट हम आगे पढ़ेंगे, क्लोजिंग हम आगे पढ़ेंगे, रिवर्सिंग हम आगे पढ़ेंगे, और ये सब हम पढ़ चुके हैं।
तो ये सारी चीजें इस जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। बट ड्राइंग से रिलेटेड बात रह गई, मैं चाह रहा हूँ वो भी पूरी हो जाए तो अच्छा हो जाए। ड्राइंग कैश बुक में जाती है, तो फिर ड्राइंग की बात खत्म कर दो। जी जी, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा अक्सर। बस पहले मेरे सवाल का जवाब देते हैं, आप लिखकर चाहें तो। हाँ हाँ हाँ, एक्सीलेंट, यही बोलना था। ड्राइंग में आप कन्नियों से दूर निकल गए, बराबर वाली गली में इधर आना था भाई। ड्राइंग की ओनर ने और क्या निकाला? आप भी कैश निकालनी थी। अगर बोलती कि मालिक क्या निकाल के ले गया, मालिक फर्नीचर उठा के अपने घर ले गया, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करें, क्योंकि वो किसी भी बुक में फिर एडजस्ट नहीं होगी। ना वो परचेज जर्नल में होगी, ना वो परचेज रिटर्न में होगी, ना वो सेल जर्नल में होगी, ना वो सेल रिटर्न में होगी, ना वो कैश बुक में होगी। तो जो ट्रांजैक्शन जब किसी बुक में ना जाए तो वो बेचारी घूम के कहाँ आती है? जर्नल। जर्नल आखिरी सहारा, समझ आई जी? बिल्कुल आखिरी। जी अक्सर प्लीज। सर मुझे ये पूछना था कि अगर हम लोग किसी भी एसेट की क्रेडिट पे सेल करते हैं या फिर कोई भी और एक्सपेंस इनकर करते हैं क्रेडिट के ऊपर जो कि परचेसेस ना हो मर्चेंडाइज की, तो वो भी जर्नल में आएगा ना? जब एक्सपेंस इनकर्ड होने की बात होती है तो ये देखा जाएगा कि उसकी पेमेंट हो रही है या नहीं। यही बात कह रही थी आयशा, वो कह रही थी रेंट एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस। तो मैं कह रहा था सिर्फ एक्सपेंस का नाम ना लो, साथ में उसके कुछ कनेक्ट तो करो। क्या हो रहा है? इनकरेंस ऑफ एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस इज ड्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ तो बोलो। तो यही तो ये कहना है ना, इट मींस ये भी क्या हो गई? एक एडजस्टमेंट। हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी ना, अनपेड सैलरीज। क्या एडजस्टमेंट बनाते थे? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। बट अगर आप सिर्फ सैलरीज एक्सपेंस बोलेंगे तो मैं कैसे आपको कह दूं कि जर्नल में लिख दो? हो सकता है आप बाद में बोले सर सैलरीज एक्सपेंस हमने अदा कर दी, तो मैं बोलूंगा भाई पैसे दे दिए, कैश कैश बुक में जाएगा। लेकिन अगर आप कहें सैलरी ड्यू, तो फिर मैं कहूंगा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, एंड इट शुड बी रिकॉर्ड इन जर्नल एज अ एडजस्टमेंट, है ना जी? अक्सा मेरा ख्याल है आगे बढ़ूं, क्लियर है? अल्लाह मेरे मालिक जी। हाँ भाई शुक्रिया। नहीं मेरा बेटा, ड्राइंग ऑफ मर्चेंडाइज जर्नल में रिकॉर्ड होगा। पहले एक मिनट, ये बताओ परचेज जर्नल में आता क्या? खरीदे, और यहाँ पे तो मर्चेंडाइज बिजनेस से सही है। अब जा रही है तो दो ही बातें होती हैं, या तो बेची होगी या ओनर उठा के ले गया होगा। तो बेची है, बेची होती तो सेल जर्नल में होता, वो भी कब? जब उधार पर। और अगर कैश पे बेचते तो कैश बुक। ना ये बेची तो फिर इसको कहाँ जाना चाहिए? जर्नल में। ड्राइंग डेबिट और परचेज, सिंपल। ड्राइंग ऑफ एसेट, लेकिन जब आप ड्राइंग ऑफ एसेट कहती हैं तो उसमें कैश भी आ जाता है ना, तो आप यूं बोलें ड्राइंग ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग कैश, सही है? या एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक। अगर ओनर ने विड्रॉ किया कैश, बैंक से निकाला, तो वो तो कैश बुक में चला गया। लेकिन अगर ओनर ने फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कोई भी चीज अपने घर ले गया, ऑफिस सप्लाईज उठा के अपने घर ले गया, तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि वो जर्नल में रिकॉर्ड होगा। मुझे भी बता दो मशहूद भाई, मैं भी हेल्प कर दूंगा। हैं? बताओ तो सही, क्या बोल क्या रहा है मशहूद? मैं थोड़ा सा हो सकता है कुछ उसमें इजाफा कर दूं, आपको हंसने का मजीद मौका मिल जाए। अच्छा, मशहूद भाई कभी हमसे पूछ के देखें एक आध बार, इंशाल्लाह यहाँ तसल्ली बख्श काम किया जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई पढ़ लो इत्मीनान से और जवाब शेयर करो मुझसे। पहले पढ़ लो, अभी जवाब जब मैं पूछूं तो बताना। अरमान भाई, नहीं अरमान भाई से पूछ चुका हूँ काफी मरतबा। अपना अबीर भाई, सर आप पढ़ लें इत्मीनान से, फिर आप बताएंगे क्या है आंसर करेक्ट, और फिर वो समझाएंगे भी। सब लोग इत्मीनान से पढ़ लें और आंसर लिख के भेजें। अल्लाह मेरे मालिक
अब्दुल मोहित साहब ने जवाब भेज दिया है, अली मोहम्मद ने भी जवाब भेज दिया है। सर आपस में डिस्कस करने का क्या फायदा, ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि जैसे आपने टेस्ट में टेस्ट डिस्कस करके दिया वैसे ही फायदा क्या, अगर आप अभी भी डिस्कस कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या इस एक्टिविटी का, मुझे खुद बताएं। डिस्कस नहीं ना, अगर आप आपस में डिस्कस करके बता रहे हैं तो फायदा थोड़ी, फिर इस एक्टिविटी का बेकार है। फिर आप लोग इसको एक काम करें, मैं आपको ये सब चीजें दे देता हूँ, आप आपस में घर में बैठ कर डिस्कस करते हैं, फिर मैं जीरो से स्टार्ट कर लेता हूँ और रिवीजन करवा देता हूँ। मतलब ये है कि अभी आप इंडिविजुअली थोड़ा सा इसको देखें, मैं आपको बहुत टफ टाइम नहीं दे रहा हूँ, बट जो पेपर में टाइम मिलने वाला है उसके लिए थोड़ा सा तो प्रिपेयर हो। क्या ख्याल है जी? माहिरा क्या आंसर है? जी अभी सॉरी माहिरा, मुझे लगा आप डी कह रही हैं, डी कह रही हैं या बी? बी, डी कह रही हैं, ओके। बट अभी आप कह रहे हैं ओके, तो जरा डी को जस्टिफाई करें, परचेज डिस्काउंट कैसे? नहीं नहीं नहीं, आपने तो बी बोला है ना बेटा। अच्छा मैं गलत सुन रहा हूँ, उन्होंने डी बोला परचेज डिस्काउंट और आपने ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को सर वेरीफाई जस्टिफाई करें। फिर दोबारा बताइएगा अभी मैं, सॉरी मैं आपकी बात समझा नहीं, माजरत चाहती हूँ। अच्छा पॉइंट तो अच्छा रेस किया है, कह रहे हैं यहाँ मेंशन नहीं है क्या हम सप्लायर हैं या कस्टमर हैं। सप्लायर परचेज कर रहा है। अब मैं भी पढ़ लेता हूँ एक बार। द कंसेशन गिवन बाय द सप्लायर टू द बायर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स will be recorded in the books of the अंग्रेजी कुछ आगे छोड़ दिए। बात यह है कि वन बाय वन, एक मिनट अब्दुल मोहित साहब एक्सीलेंट। नहीं सर, ये शाहज भाई ये जो आपने ख्याल जाहिर किया ना, ये आपने ख्याल बिल्कुल गलत जाहिर किया। यकीन करें शाहज भाई कह रहे हैं सर मेरे ख्याल से सप्लायर के लिहाज से पूछ रहे हैं। नहीं भाई ऐसा कोई ख्याल नहीं होता, वरना ख्याल से तो पूरी क्लास तबाह बर्बाद कर देगी इस एमसीक्यू को। मैं ये सबको क्लियर कर दूंगा, यहाँ ख्याल नहीं है। मास भाई परचेज डिस्काउंट, महक ट्रेड, फलक परचेज, रबिया मायरा परचेज, परचेज आयशा परचेज, फातिमा ओके परचेज, तलाल ट्रेड, अरमान अबीर ने तो बोला ही ट्रेड है और करेक्ट आंसर मेरे मुताबिक ट्रेड ही है। एक मिनट, क्योंकि बताया नहीं है, नहीं ये थोड़ी जवाब हो सकता है क्योंकि बताया नहीं है। इस पर तो सब लोग लड़ जाएंगे कि भाई ये कैसा मजाक। अरे सुन तो लो प्यारे भाई, परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट रिकॉर्ड कब होता है ये तो याद करो। सर हमें क्या पता कब रिकॉर्ड होता है। बेटे कैश बुक पढ़ी थी, उसमें परचेज डिस्काउंट कैश सेल डिस्काउंट के कॉलम बने हुए थे। जब आप कस्टमर उससे पैसे लेते थे या सप्लायर को पैसे देते थे, और कैश डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड होता था? कैश डिस्काउंट आपने रिसेंटली SLO 5 डेप्रिसिएशन में पढ़ा है। तो भाई ये तीनों ऑप्शन तो यहीं पे इनका इंतकाल हो गया बेचारों का। कैश डिस्काउंट असल में इन्हीं दोनों का नाम है, परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट का। तो बेटा मेरा बच्चा, अब मैं इस तरह थोड़ी समझाऊंगा कि ये तीनों ऑप्शन नहीं है तो ये होगा। असल चीज जो समझानी है वो सुन लें प्यारे भाई। मशहूद साहब यहाँ लिखा है, आप भी परचेज डिस्काउंट कह रहे थे। द कंसेशन गिवन बाय द सप्लायर टू द बायर
मैंने कुछ गलत पढ़ा। द कंसेशन गिवन बाय द सप्लायर टू द बायर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदने पर जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, यही लाइन थी ना, तो ये क्यों, यस एग्जैक्टली यही था। तो हमें ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी बुक में हो रहा है, क्योंकि दोनों ही उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और ये ऐसा डिस्काउंट होता है जो किसी की बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। याद आया? कैश डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होता है किताबों में, परचेज डिस्काउंट, सॉरी परचेज डिस्काउंट जब हम पैसे दे रहे होते हैं, सप्लायर से डिस्काउंट ले रहे होते हैं। जब सेल्स डिस्काउंट जब हम पैसे ले रहे होते हैं, हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं। यस, और ये परचेज डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट असल में कैश डिस्काउंट ही है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब हम किसी से कोई चीज खरीदते हैं, चाहे खरीदें चाहे बेचें, तो जो एट द टाइम ऑफ सेल या एट द टाइम ऑफ परचेज जो डिस्काउंट हमें मिले या हम किसी को ऑफर करें, और मैं उससे भी आगे की इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूं आपसे, वो आप सुनने रहे। वो क्या कि भाई ट्रेड डिस्काउंट किसी की भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। याद आया या नहीं? तो बस ट्रेड डिस्काउंट, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ लिखा है टू द बायर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। ये था पंच लाइन, की वर्ड्स, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, ऑन द पेमेंट नहीं लिखा हुआ। तो इस बेसिस पे हमने कहा जी। बिल्कुल माइनस करते हैं, वो तो हम कंपटीशन बना रहे होते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को मैं एंट्री पढ़ाऊंगा ना इंशाल्लाह, जो मैं पढ़ानी थी और रह गई, लेकिन मैंने इतना जरूर बोल दिया था, एंट्री बनती है पहले आपकी टोटल अपना जो आपने परचेज किया उस अमाउंट से, फिर आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, आप उसे लेस करते हैं। वो कैसे, वो एंट्री मैं पढ़ाने वाला था, सेकेंड एंट्री, लेकिन नहीं पढ़ा सका। अब जब एंट्री पढ़ाऊंगा ना इंशाल्लाह, तो आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी अभी भी कह रहा हूँ, ताकि आप इस कंफ्यूजन का शिकार ना हो, ट्रेड डिस्काउंट किसी भी सूरत रिकॉर्ड नहीं होता। वो कंप्यूटेशन में लिखकर दिखाया था, बट वो रिकॉर्ड नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक मिनट भाई, सवाल है मेरे पास यहाँ दो तीन, तो मैं वो पढ़ लूँ। अली कह रहे मगर आपने सर परचेज डिस्काउंट करेक्ट मार्क किया है भाई मंथली के पेपर में। अच्छा जी सर, कैश बुक में रिकॉर्ड, भाई हो सकता है ना, इंसान से गलती भी तो होती है प्यारे भाई। क्या इसके अलावा हमने एमसीक्यू गलत मार्क नहीं कर दिए थे? कैश बुक में रिकॉर्ड होता नहीं, नहीं बेटा तारिक आजम, आपके सवाल का जवाब तो आसान सा है कि कैश बुक में वही डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है जो कैश लेने पर या कैश देने पर, बैंक में पैसे आने पर या बैंक से पैसे जाने पर हो। हुजैफा, आपको सवाल करना चाह रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लें, मैं साथ साथ मैसेजेस भी पढ़ रहा हूँ, आपका सवाल सुन के जवाब देता रहूंगा। अगर आप सर ट्रेड डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट में क्या फर्क होता है मतलब? सर, परचेज डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, परचेज डिस्काउंट एट द ऑन, टाइम ऑफ पेमेंट। यस एग्जैक्टली। जब आप सप्लायर को पैसे देने जाते हैं तो आप कहते हैं भाई तुमने बोला था अगर 10 दिन में पैसे दोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, तो आप डिस्काउंट दो, वो परचेज डिस्काउंट है जो हमें मिल रहा है। और ट्रेड डिस्काउंट जब हम दुकानदार के पास सामान खरीदने जाते हैं और उसे कहते हैं भाई हम तो तुमसे ही खरीदते हैं, तो वो आपके लिए कुछ पैसे शुरू में ही कम कर देता है। सर मतलब परचेज डिस्काउंट हमें जब इनवॉइस मिलता है तब उसके ऊपर आता है मतलब, और ट्रेड डिस्काउंट ऐसे ही मतलब पेमेंट के वक्त होता है। परचेज डिस्काउंट इनवॉइस पे नहीं, ठीक है परचेज डिस्काउंट पेमेंट पे। हुजैफा, हुजैफा क्लियर है? या अगर कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें। अगर आप कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट के बुक नहीं, ठीक है। सर अगर आप कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट की बुक नहीं होती तो फिर लिखा है कि बुक ऑफ क्वेश्चन में, समझ में नहीं आया शीजा आपका क्वेश्चन मुझे। आपने ये तो लिखा है सही कि सर अगर आप कह रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट की बुक नहीं होती, मैंने ये नहीं कहा बुक नहीं होती, मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में कहीं नहीं लिखा जाता, ये बोला है ना। वो कहीं डेबिट होता है ना क्रेडिट। पूरी अकाउंटिंग जितनी मैंने पढ़ाई है और आपने पढ़ी है उसमें कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट ना डेबिट करना सिखाया है ना क्रेडिट। इवन मैंने ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंट भी नहीं पढ़ाया। कैश बुक में जो लेस करते हैं तारिक आजम साहब जी, विल बी रिकॉर्डेड, जी तो लिखा है सर, इट मींस ऑप्शन रिकॉर्ड होगा बुक्स में।
अच्छा भाई, बहुत ही खतरनाक सवाल कर दिया सर। अगर आप कह रहे हैं कि ये तो पढ़ लिया ना मैंने। तो ट्रेड किस वक्त होता है? ट्रेड किस वक्त होता है? हाँ, हम आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इतने सारे सवालात करे जा रहे हैं और ये ट्रेड डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट पे जो लोग कंफ्यूज हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अब मैं यहाँ पर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। जितने लोग सवाल जवाब कर रहे हैं ना, अब मैं बुक से पेज नंबर रेफर कर देता हूँ, जरा सर ये बुक दीजिएगा मुझे। इतने सारे सवालात के जवाब जब आप सब यहाँ फिजिकल बैठे हुए होते हैं ना, तो आप खामोश हो जाते हैं। ये ऑनलाइन जाके आप कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना क्लास में, बहुत सारे ज़हीन हो गए घर पे बैठ के। पेज नंबर देख लें बुक का, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोग परचेज डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी नहीं जानते। पेज 180 मैं चेक कर लेता हूँ पहले, रुक जाए। नहीं जी, 180 नहीं होगा मेरे हिसाब से, मुझे याद है। मैं बता रहा हूँ जनाब, सर पेज नंबर आपकी ये 116। बात तो समझ आ गई कि परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट होता है, और ये मैं जानती हूँ कि कैश डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट ये तीनों जो है ना वो पेमेंट के टाइम पे मिलते हैं, कि आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हैं, अर्ली सेटलमेंट कर लेते हैं इनवॉइस की, उस बेसिस पे आपको मिल रहे होते हैं। बट सिंस इसके आगे विल स्टेटमेंट बी के अंदर रिकॉर्ड ये इन भी द लिखा बुक्स है कि ऑफ। विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जी मैंने वही तो देख ट्रेड लिया। मैं डिस्काउंट जब रिकॉर्ड होता ही नहीं है तो वो कैसे हो सकता है इसका? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में भी ये बात कह दी थी कि विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द, तो ये मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं था, ये जो लिखा हुआ था आखिर में, मैंने इसीलिए शुरू में ये बात कही थी। इंग्लिश खराब हो गई, याद है मेरा जुमला। और ये, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। मैंने पढ़ के शायद आपको मेरी आवाज नहीं आई कि ये रिकॉर्डेड इन द बुक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रेड डिस्काउंट आंसर है। तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, डिसएग्री नहीं कर रहा अक्सर। ये विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स होना ही नहीं चाहिए। सॉरी सर, मैंने आपको सुना नहीं था, आपने अच्छा जब ये कोई बात कहा नहीं, कोई होगा बात तो। नहीं, हम एग्री कर रहे हैं और हम कह रहे हैं विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स नहीं होना चाहिए। ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट मैं कह रहा हूं कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, बट इट इज पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन। सही है। और 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 जो बच्चे, चलें ये तो हो रही थी इल्मी गुफ्तगू जिसमें आपने गलती निकाली ना इसका एमसीक्यू के अंदर। अब जो बच्चे कैश डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट में कंफ्यूज हैं, वो पेज नंबर 116 पर जाएं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वहां पर है, थोड़ा सा उसको पढ़ लें तो क्लियर हो जाएगी ये चीज। अभी नहीं, घर पे पढ़ लीजिएगा। नहीं, एमसीक्यू में मिस्टेक है, एमसीक्यू गलत बना हुआ है, एमसीक्यू गलत बना हुआ है। और एमसीक्यू जो ये बने हुए ये एडिट हुए हैं आसान लफ्जों में, ये एग्जैक्ट छापे में नहीं है हमने। ये एमसीक्यू जो बाय मंथली के एमसीक्यूज होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम क्या करते हैं वो पास पेपर से इधर उधर से उठा के कर लेते हैं। इसमें हम आइटम राइटिंग ये खुद बनाते नहीं है लिख के, और ना ये चेक होते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, मतलब किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं कर रहा, ये हम खुद ही बनाते हैं। और इसके आंसर भी आपने देखा ना, एक एमसीक्यू का आंसर गलत हुआ था कि था आंसर कुछ और, मैंने गलत मार्क किया हुआ था। तो ये मेरी मिस्टेक है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और आप करेक्ट हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स नहीं होना चाहिए, विल बी ट्रीटेड एज होना चाहिए। सही है, विल बी ट्रीटेड एज या विल बी कैटेगराइज एज, तो फिर मैं इसको कहूंगा ट्रेड डिस्काउंट। किस चीज के? हाँ भाई, फातिमा ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि हम जर्नल में इसको एंट्री के तौर पे लिखते नहीं है, और लेकिन जो आपका स्पेशल जर्नल होते हैं ना, लाइक परचेज जर्नल और सेल जर्नल, उसमें हम इसे एज अ डिडक्शन शो करते हैं। परचेज जर्नल और सेल जर्नल अगर आप पेज रेफर करते हैं तो मैं इनको सबको अभी के अभी बता दूं फौरन। नहीं ये वाला नहीं, परचेज स्पेशल जर्नल के टॉपिक में जाएं, कोई भी सॉल्व प्रॉब्लम्स देखें, उसमें कहीं सेल जर्नल, परचेज जर्नल के अंदर ट्रेड डिस्काउंट लेस होता हुआ नजर आएगा आपको।
वो पेज रेफर कर दें तो सबको सहूलत हो जाएगी। देखें मैं एक चीज बता दूं, हम तारिक आजम साहब आपको भी और तलाल साहब आपके भी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं सबके साथ साथ होने के लिए इस टाइम में क्या होता है। अली मोहम्मद मुझे सॉरी समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। तो सर परचेज डिस्काउंट आंसर होने के लिए, अच्छा ओके, इस टाइम में क्या होता भाई, परचेज डिस्काउंट के लिए होता ना कि हम पैसे हम पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को, सही है, और विद इन ड्यू डेट कर रहे हैं या फिर विद इन डिस्काउंट पीरियड कर रहे हैं, तो फिर परचेज डिस्काउंट, फिर परचेज डिस्काउंट होता। फिर कैश डिस्काउंट यहाँ लिखते ही नहीं, वरना बच्चा कंफ्यूज होता ना कि वो कहता है यार परचेज डिस्काउंट सेल और सेल डिस्काउंट, इन्हीं दोनों का नाम है कैश डिस्काउंट। जब स्टैम्प ऊपर चेंज करूंगा ना तो फिर एमसीक्यू का ऑप्शन एक चेंज होगा, एक एमसीक्यू यहाँ से, हाँ फिर परचेज होता। लेकिन फिर ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन की जगह कैश डिस्काउंट की जगह कोई और नाम होता, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आप जुमले पे गौर करो, परचेज डिस्काउंट सेल्स डिस्काउंट ही कैश डिस्काउंट कहलाते हैं। तो फिर मुझे यहाँ से कैश डिस्काउंट हटाना पड़ता ना, वरना स्टूडेंट कहता मैं परचेज डिस्काउंट सेलेक्ट करूंगा तो वो भी सही है, और परचेज डिस्काउंट इज आल्सो कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो फिर उसके बाद 2 ऑप्शन होते, वो दोनों में से जिसे भी सिलेक्ट करता वो करेक्ट होता। पेज नंबर बता दो, पेज नंबर 191, पेज 191 पर, पेज 191 पर आप सब देख सकते हैं कि स्पेशल जर्नल हमारी एक बुक है, और उस बुक में ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट एज एन एंट्री। हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ बट एज अ डिडक्शन बुक ने लेकर आया आज। चलें बहरहाल अगर देख सकें इजीली तो ठीक है, वरना मैंने रेफर कर दिया पेज 191। हाँ खरीदा या बेचा, देखो जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो ना प्रॉपर, तो आपको पता होता है कि भाई हमने आपकी चीज इतने रुपए की ली थी और आपसे इतने रुपए का कमिटमेंट हुआ था, लायबिलिटी तो इतने की रिकॉर्ड होगी ना डिफरेंस माइनस करने के बाद। फिर अगर आप अर्ली पे कर दोगे तो वो डिस्काउंट बाद में रिकॉर्ड होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो एसेट्स के लिए होता है ना, तो आप सिर्फ ये मेंशन करते हो यहाँ पर। सॉरी तनिषा कुछ कह रही है बेटा, आपका माइक अनम्यूट है, अगर कुछ सवाल है कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लें। ट्रेड डिस्काउंट हमारी, देखो अगर हम सामान बेच रहे हैं या हम सामान खरीद रहे हैं, दोनों सूरतों में ट्रेड डिस्काउंट जब हम किसी को 5,000 की चीज 100 रुपए कम करके देंगे तो हम 4,900 रुपीज लेने का राइट रखते हैं, तो हमने इमीडिएट डिस्काउंट दिया एट द टाइम ऑफ सेल। इसी तरह हम किसी से चीज खरीदने गए, अब याद करो ये तो ताजी बात है ना, ज्यादा पुरानी नहीं है। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एसेट निकालना सिखाया, सबसे पहले लिखा हमने लिस्ट प्राइस, फॉरन लेस की क्या, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली हमारी कॉस्ट को कम करता है ना, तो हम उसको लेस करते हैं। हाँ बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ आपको स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड हुआ नजर आ रहा है, वो भी एज एन एंट्री नहीं, एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड हुआ नजर नहीं आ रहा, बुक में लिखा हुआ जरूर नजर आ रहा है। एग्जैक्टली और क्रेडिट टर्म भी लिखते थे, याद करें अगर आपको याद हो, क्रेडिट टर्म भी लिखते थे अगर गिवन हो। स्पेशल जर्नल के कॉलम याद है जी, एग्जैक्टली वो लिखते थे ना 2/10 और फिर कॉमा n/30, तो वो क्रेडिट टर्म लिखते थे। ओके जी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए जी बिल्कुल, और ये कैश डिस्काउंट की टर्म होती थी। ओके बच्चों, 12/7 ज्यादा आगे चलेगा ये, ओके ये वाला ये तो बहुत आसान है, इससे आसान तो, हाँ इसका आंसर मैंने गलत मार्क किया हुआ था। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं चले पूछ लिया, कॉन्ट्रा एसेट होते कितने हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कितने होते हैं? 2। एक लिखा हुआ नजर आ रहा है और दूसरा
अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, पता था रिवा? पक्का? ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। इंसान मजाक भी तो कर सकता है। मजाक है क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे मेरे भाई, कॉन्ट्रा एसेट पूछा था कितने होते हैं मैंने, तो कॉन्ट्रा एसेट तो 2 होते हैं। कॉन्ट्रा एक्सपेंस अलग कैटेगरी चली गई, सही है, और कॉन्ट्रा कैपिटल अलग, सही। चलो, ये वाला तो मेरा ख्याल पूछने की जरूरत नहीं है, आपको महसूस हो रही होगी इसमें। इतना आसान भी होता है सर कोई एमसीक्यू? जी हाँ, बिल्कुल होता है भाई। मैंने कहा ना कि ये आप यूं समझ, ये मैंने एमसीक्यूज मुख्तलिफ जगहों से उठाए, कहीं कोई बुक से एमसीक्यू लिया, कोई 5 पेपर से लिया, उसको थोड़ा सा चेंज किया और दे दिया एज इट इज। ये हमारी आइटम राइटिंग नहीं होती है, ये हम एमसीक्यू बनाते नहीं है। तो आप खुद सोचें, पूरे साल में कितना एमसीक्यू बनाएंगे भाई? पढ़ाना भी होता है एमसीक्यू। आइटम राइटिंग आसान काम नहीं है। आइटम राइटिंग जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग करते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं इस बात के, आइटम राइटिंग के। ये एक बाकायदा एक फील्ड है आइटम राइटिंग। ये नहीं आ रहा? मैं क्यों बताऊं? मतलब तो आप लोगों ने बताना है भाई, क्या हो गया? मुझे ये बताएं, अकाउंट्स की टाइप कितनी होती है? रियल अकाउंट कौन से होते हैं? आसान उर्दू में बताएं, रियल अकाउंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या इंग्लिश में ही बता सकते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने इरशाद फरमाया। तो इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए, बिल्कुल सही अली मोहम्मद, आपने भी सही लिख के भेजा है, शुक्रिया। और बाकी सब लोग भी परमानेंट अकाउंट भी कहते हैं, बिल्कुल सही भेज रहे हैं आप लोग जवाबात मुझे। अब इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है ये आपने मुझे लिख के भेजना है। मेरा ख्याल है कोई कंफ्यूजन नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंस वैसे खत्म हो गए, ठीक है। और सप्लायर कस्टमर अगरचे के बड़ा क्या कहना चाहिए, ये बेहतरीन डिस्ट्रैक्टर है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हुए नहीं शायद। मैं सही बता रहा हूं, ये बेहतरीन डिस्ट्रैक्टर है। अगर एसेट ना होता ना, अगर एसेट ऊपर ना होता तो यही आंसर था, क्योंकि सप्लायर और कस्टमर भी रियल अकाउंट होते हैं। वो जैसे जब आप किसी को सामान बेचते हैं आपके पास रिसीवेबल आ जाता है, और जैसे ही आप किसी से उधार पे खरीदते हैं आपके ऊपर पेबल हो जाता है। तो वो जब तक रहता है कि जब तक आप पे ऑफ ना करें। तो ये भी रियल अकाउंट होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल लिखा हुआ है आसान लफ्जों में, लेकिन क्योंकि ऊपर वाला जवाब कंप्लीट कैटेगरी को कवर कर रहा है और उसमें आपके फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, वो तमाम एसेट भी आ रहे हैं, तमाम चीजें, इसलिए आपने उसको सिलेक्ट किया है। शुक्रिया जनाब, आगे बढ़ते हैं। जनाब आगे इलियान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? 1 मिनट, इतना सीसी ना करें। इलियान भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, माइक अनम्यूट हो गया होगा गलती से। अच्छा जी, इसका जवाब आना शुरू हो गया, सब लोगों ने लिख के भेजना शुरू कर दिया, सारे चैंपियन चल रहे हैं। सी, मेरा ख्याल है ऊपर वाला और नीचे वाला एमसीक्यू मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, आपके पास ये एमसीक्यू इस तरह सीक्वेंस में नहीं आए होंगे, और अभी